तो कल हमने ओवरऑल जो डिस्कस किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वी सॉ द डिफरेंट प्रोविजंस जिसकी वजह से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंश्योर की गई। ऐसी सेंटर में क्या किया, इनकी फेडरल लेजिस्लेचर में क्या किया गया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लाया था। सो नेक्स्ट आप इसी में सब हेडिंग देंगे फेडरल लेजिस्लेचर। फेडरल लेजिस्लेचर तो सेंटर में क्या इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में इंट्रोड्यूस किया, इसने कहा सेंटर के लेजिस्लेचर में 2 हाउसेस होंगे, जैसे पहले भी हमने देखा था। तो इस एक्ट ने भी वही कहा, कुछ चेंज था उन्हीं हाउसेस में, हम वही देखेंगे वो चेंज क्या थी। लेकिन यहां पे कहा कि 2 हाउसेस होंगे क्या सेंटर में। ये कौन से हाउसेस होंगे? एक तो होगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब जो आजकल का राज्यसभा है, अपर हाउस जिसे कहा, उस टाइम भी इसको बोला गया था अपर हाउस। ठीक है। इस काउंसिल ऑफ स्टेट्स में क्या कहा गया कि एक परमानेंट बॉडी होगी, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होगी। पहले जो हमने देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में, इसकी लाइफ कितनी थी, कितने साल तक बनता था काउंसिल ऑफ स्टेट्स? 5 साल तक। लेकिन इस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने क्या लिखा कि एक परमानेंट बॉडी होगी, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होगी। तो क्या होगा, हर 2 साल के बाद या हर 3 साल के बाद या 33 साल में 2 साल के बाद 1/3 ऑफ मेंबर्स रिटायर होंगे। एक तो क्या होगा, ये एक परमानेंट बॉडी है, परमानेंट बॉडी है ये, और 1/3 ऑफ मेंबर्स क्या होंगे, रिटायर होंगे एवरी 3rd ईयर। क्योंकि 2 साल के बाद वही होता है, आज भी वही है, 2 साल के बाद 1/3 ऑफ मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं। एवरी 3rd ईयर कितने 1/3 ऑफ मेंबर्स क्या होंगे, रिटायर होंगे। और वहीं से इस एक्ट ने लिखा इस हाउस में कितने मेंबर्स होंगे, तो टोटल मेंबर्स इसने कहा वो होंगे 260। ये तब की बात है, कितना बोला था 260 मेंबर्स में से इन्होंने कहा 156 सीट जो है ये आएगा ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से। कितनी सीट्स? 156, यानी कि ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस जो थी वहां से कितनी होंगी सीट्स? 156। बचे कितने फिर? आउट ऑफ 260 जब 156 हमने निकाला तो कितने बचे? कितने बचे? 104। तो कहा 104 सीट्स जो होंगी ये कहां से आएंगी? प्रिंसली स्टेट से, जो नॉमिनेट करेंगे इनको, प्रिंसेस इनको नॉमिनेट करेंगे। तो यही 2 टाइप ऑफ टेरिटरीज थी इंडिया में। वो टेरिटरी जो डायरेक्टली किनके अंडर थी? ब्रिटिश के अंडर। वो टेरिटरी जो किनके अंडर थी? प्रिंसेस के अंडर। लेकिन वो भी किसको मानते थे सुप्रीम पावर? ब्रिटिश को ही। अब समझते हो? तो उन्हीं 2 टेरिटरीज में सीट्स बांटी गई, किसकी? अपर हाउस की। 156 की दी गई ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस को, और 104 सीट्स किनको दी गई? प्रिंसली स्टेट्स को। ठीक है। अब इस 150, अब इनको प्रिंसली स्टेट्स को क्या करना था? इट वॉज नॉमिनेशन, या नॉमिनेटेड सीट्स थी कौन सी? 184, यानी कि जो प्रिंसेस चुनेंगे उन्हीं को क्या बनाएगा? मेंबर ऑफ अपर हाउस। ठीक है। फिर रही बात इन 156 की। इन 156 का जब ब्रेकडाउन किया गया तो इसमें कहा गया इसमें से 150 सीट्स होंगी किस तरीके से आएंगी? इलेक्शन से। दैट मींस दे विल बी इलेक्टेड। बचे कितने? 6 होंगे नॉमिनेटेड। कौन करेगा नॉमिनेट? भाई सेम पर्सन वही है, वॉइस। मैंने आपको समझा है कि वॉइस और गवर्नर जनरल में फर्क क्या है। पर्सनैलिटी सेम है। जब वो एक्ट कर रहा है एज दी क्राउन की कोई अथॉरिटी, क्राउन का कोई ऑर्डर, तब वो वॉइस रॉय है। लेकिन अगर वो पार्लियामेंट की कोई कुछ काम को मान रहा है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, दैट इज हिज एक्टिंग एज गवर्नर, तो ये कौन सा काम हो रहा है? पार्लियामेंट्री काम तो हो रहा है। तो ये क्या है? गवर्नर जनरल। तो 6 सीट्स क्या होंगी? नॉमिनेटेड। लेकिन वो किन से नॉमिनेट करेंगे? ये भी तो वहीं से, अब ऐसे थोड़ी किसी को भी उठा लिया। जैसे आजकल यहां के एलजी को पावर है, वो नॉमिनेट कर सकता है किनको? वुमेन को कर सकता है नॉमिनेट। ठीक है। ऐसे ही जो डिस्प्लेस पर्सन है, कश्मीरी पंडित, उसमें से कर सकता है नॉमिनेट। उसको वहीं से डायरेक्शंस दी गई है, आप कौन कौन से सेक्शन से नॉमिनेट कर सकते हो। ऐसी उस टाइम पे इस एक्ट ने डायरेक्शन दी किसको? गवर्नर जनरल को। आप किन में से नॉमिनेट कर सकते हो? 3 सेक्शंस बताए। ये कौन से सेक्शंस थे? वन वाज द सेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, second was women, third was depressed
क्लास। ठीक है, तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब समझिए, राइट इट डाउन। फेडरल लेजिस्लेचर में आप लिखेंगे इट मेंशन दैट फेडरल लेजिस्लेचर, ब्रैकेट्स में आप लिख सकते हो सेंट्रल लेजिस्लेचर भी कहते हैं उसको, सेंट्रल लेजिस्लेचर। would consist of two houses. Number one, Council of States, brackets में mention upper house. Council of States in brackets upper house. तो यू राइट दीज फीचर्स। ये क्या क्या परमानेंट बॉडी बनाई गई, वन थर्ड ऑफ मेंबर्स रिटायर एवरी थर्ड ईयर। ये वही है जो आप आजकल पॉलिटी में पढ़ रहे हो कि राज्यसभा के साथ क्या होता है कि हर 2 साल के बाद कितने मेंबर्स होते हैं उसमें, 1/3 होते हैं। आर यू श्योर 1/3 राज्यसभा में? 2/3 1/3 होते हैं, वही होता है ना। अब तो कुछ डाउटफुल हो, राज्यसभा पढ़ा? ठीक है, चलो। तो उसमें लिखा आफ्टर एवरी 2 years, उसमें ऐसा लिखा है, तो वो यही होता है, सेम वही। 2 साल के बाद क्या आ रहा है, तीसरा साल, तो एवरी थर्ड ईयर रिटायर होते हैं 1/3 ऑफ मेंबर्स। फिर ऐसे दिखाना है टोटल मेंबर्स कितने इस हाउस के लिए। टोटल मेंबर्स ये 260, इसका ब्रेकडाउन आप दिखाएंगे 156। फिर ऐसे ही फ्लो चार्ट बनाएंगे, 104 सीट्स प्रिंसी स्टेट्स के लिए थे, 156 ब्रिटिश इंडिया के लिए थे। और यहाँ पे जगह रखना, आई हैव टू मेंशन सम मोर थिंग्स फॉर दीज 150 सीट्स। ठीक है, तो थोड़ी सी स्पेस रखना ऐसी। एंड सेम इसी तरीके से नॉमिनेट आप दिखाएंगे। नॉमिनेट कौन करता है? गवर्नर जनरल फ्रॉम 3 कम्युनिटीज, दैट वाज माइनॉरिटीज, वुमेन एंड डिप्रेस्ड क्लास। लिखा सबने। अब ये 150 इलेक्टेड सीट्स थी, इसमें से कुछ सीट्स जो थी, अब ये भी रिजर्व होते थे डिफरेंट कम्युनिटीज के लिए। इसमें से जो सीट्स रिजर्व थी किनके लिए? हिंदूज, किनके लिए? हिंदूज, मुस्लिम्स एंड सिख्स। आउट ऑफ 150 की बात कर रहा हूं मैं, इसमें जो सीट्स रिजर्व किनके लिए होते थे? हिंदूज, मुस्लिम्स एंड सिख्स। ये इनके लिए कौन सा इलेक्शन होता था? इट वॉज दी डायरेक्ट इलेक्शन। बट आई एम सेइंग जो ये 150 सीट्स है, इसमें कुछ सीट्स होती थी रिजर्व किनके लिए? हिंदूज, मुस्लिम्स और सिख्स के लिए। लेकिन उन सीट्स के लिए कौन सा इलेक्शन होता था? डायरेक्ट इलेक्शन। आई होप कि डायरेक्ट इलेक्शन पता हो आपको। अब बड़ा डायरेक्ट इलेक्शंस जहां पे लोग डायरेक्टली वोट करते हैं। और वो सीट्स जो रिजर्व थी किनके लिए? यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस
एंग्लो इंडियंस, एंग्लो क्रिश्चियंस, और डिप्रेस्ड क्लास इसमें भी था, डिप्रेस्ड क्लास। ये सीट्स इनके लिए कौन सा इलेक्शन होता था? इट वॉज द इनडायरेक्ट इलेक्शन। आप समझ गए? इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता था इन सीट्स का। इसमें से कुछ सीट्स होती थी हिंदूज, मुस्लिम्स और सिख्स के लिए, लेकिन उन सीट्स पे कौन सा इलेक्शन? डायरेक्ट इलेक्शन, जहां पे लोग वोट करते थे। और जो बाकी सीट्स यूरोपियंस होते थे, एंग्लो इंडियंस, एंग्लो क्रिश्चियंस होते थे, डिप्रेस्ड क्लास, ठीक है, तो इनके लिए कौन सा इलेक्शन होता था? इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि इनको बाकी जो प्रोविंशियल्स के जो दिशा एमएलएस, आजकल की जो एमएलएस है वो चुनते थे, उसे कहते थे इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो दैट वाज होल सीन विद द अपर हाउस। तो यही था आउट ऑफ दिस 150 जो इलेक्टेड है, इसमें से सीट्स रिजर्व्ड फॉर हिंदूज, मुस्लिम्स एंड सिख्स, दे वर बीइंग इलेक्टेड directly, and seats reserved for Europeans, Anglo Indians, Anglo Christians, depressed class were elected indirectly. ये लिखा। इसके बाद जो इस एक्ट ने दूसरी बात की वो क्या था? दैट वाज फेडरल असेंबली, यानी कि लोअर हाउस। अभी तक कौन सा था? अपर हाउस। अपर हाउस जो आजकल का राज्यसभा। दूसरा कौन सा था? फेडरल असेंबली, लोअर हाउस जो आजकल का कौन सा? लोकसभा है। ये भी किसने एस्टैब्लिश किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने। तो नाउ विल सी द प्रोविजंस रिलेटेड टू द लोअर हाउस या फेडरल असेंबली। फेडरल असेंबली हाँ, प्रोविंसेस भेजते थे, जैसे राज्यसभा में नहीं होता, सेम ऐसे जो आजकल का राज्यसभा काम करता है। अब रहा फेडरल असेंबली, दैट मींस लोअर हाउस। इसके लिए सबसे पहले बताया गया टेन्योर, ये हाउस कितने टाइम तक के लिए होगा? फॉर 5 इयर्स के बाद डिसॉल्व होगा। इस एक्ट ने ये भी लिखा कि 5 साल से पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं, जैसे आजकल होता है, अगर सरकार गिर गई तो हाउस डिसॉल्व। तो इस एक्ट में लिखा था दैट इट कैन बी डिसॉल्व बिफोर 5 इयर्स ऑल्सो, बट दिस मैक्सिमम टेन्योर कहां तक था? अप टू 5 इयर्स। इस हाउस में मेंबर्स कितने रखे गए? 375 मेंबर्स रखे गए इसमें। 375 में से 250 सीट्स किसके लिए? ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस के लिए। और बचे कितने वहां? 125। ये किसके लिए? ये फिर से कैसे आएंगे ये सीट्स? नॉमिनेशन से। और ये किससे आएंगे? थ्रू इलेक्शंस। लेकिन इनके लिए इलेक्शन कौन सा होगा? इनडायरेक्ट इलेक्शंस। आपको नहीं लग रहा अभी के हिसाब से उल्टा है? अभी इनडायरेक्ट इलेक्शन किस में होता है? जैसा राज्यसभा में, इसमें क्या होता है? सिर्फ डायरेक्ट इलेक्शन। लेकिन यहां इस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने क्या किया था? इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन रखा गया था। तो इसमें ऐसे लिखो फेडरल असेंबली, दैट मींस लोअर हाउस। इसका टेन्योर कितना था? टेन्योर ऑफ 5 इयर्स बट कुड बी डिसॉल्व्ड अर्लियर। टेन्योर ऑफ 5 इयर्स बट कुड बी डिसॉल्व्ड अर्लियर ऑल्सो। एंड मेंबर्स आप लिखेंगे 375 मेंबर्स। इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप दिखाएंगे 250 were from the British India provinces and 125 were from the princely states. They were nominated, the members of princely states, and the members from British India provinces, they were elected indirectly. लिखा सबने? ठीक है। अब इसके कुछ और प्रोविजंस थे जो ने और चेंज लाई थी।
किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने। तो अब सब हेडिंग देंगे इसी के अंदर अदर प्रोविजंस। अदर प्रोविजंस, अदर प्रोविजंस क्या थे? इसने एनफ्रेंचाइज किया इस एक्ट ने 14% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। क्या किया? एनफ्रेंचाइज। व्हाट डज दिस मीन? एनफ्रेंचाइज 14% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। एनफ्रेंचाइज का मतलब क्या है? कि वोट डालने का हक दिया गया, उसे कहते हैं एनफ्रेंचाइज करना। ठीक है, सो यू कैन से, जैसे हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यूएफ, तो वो क्या होता है? अबव 18 यहां पे कोई भी वोट कर सकता है। तो वही इसने उस टाइम पे 14% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को क्या किया था? एनफ्रेंचाइज, यानी कि उनको राइट मिला था किसका? टू वोट। ठीक है, और जो सेकंड इसमें जो प्रोविजन था, दैट वाज इट गिव सेपरेट इलेक्टोरेट। लेकिन इस टाइम पे किनको दिया गया? वुमेन को। सेपरेट इलेक्टोरेट आप समझते हो क्या है? हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। तो इस टाइम पे वुमेन वर ग्रांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इसी एक्ट ने उस टाइम पे इंडिया के साथ बर्मा भी आता था, जो ब्रिटिश जब रूल कर रहा था यहां पे, बर्मा या आजकल का म्यांमार, इट वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया, बट दिस एक्ट फॉर्मली separated Burma means Myanmar, from Burma from India। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है क्योंकि इस एक्ट ने बर्मा को अलग किया किससे? इंडिया से। और उस टाइम पे इसी एक्ट में लिखा गया था कि जो दोनों बर्मा और इंडिया का वॉइस रॉय का वो सेम होगा। There will be no different viceroy will be same। जैसे पहले किया गया था कि जब JNK लद्दाख बनाया गया था, दिस LG एक को ही रखा गया था, फिर अलग किया LG ऑफ लद्दाख और LG ऑफ JNK। ऐसे इस टाइम पे जब इस एक्ट ने बर्मा को इंडिया से अलग निकाला, तो उस टाइम पे देयर वाज द सेम सेक्रेटरी, नॉट सॉरी दिस वाइसरॉय, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बात कर रहा हूं मैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अब देखो बर्मा अलग हो गया, अगर हम देखते तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर बर्मा अलग होना चाहिए, लेकिन स्टिल वहां पे पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन में वहां पे सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट है वो सेम रखा गया फॉर इंडिया एज वेल एज बर्मा। देयर वाज नो डिफरेंट या सम अदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर बर्मा। और जो पहले ऐसे सेक्रेटरी बने जो एक कॉमन सेक्रेटरी थे किसके लिए? इंडिया के लिए और बर्मा के लिए। द पर्सन वाज कॉल्ड एज लॉर्ड टुंडस। He was the first Secretary of State who was a common secretary for India as well as Burma। क्योंकि इस एक्ट ने जब अलग किया तो टेक्निकली अगर देखें तो बर्मा का अलग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होना चाहिए था, लेकिन एक ही रखा गया। सो दिस वाज द प्रोविजन, these were the other provisions by the government of India Act 1935, जिसने कुछ चेंज लाई कहां पे? इंडिया में। और एक और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एक चेंज, दैट वाज इट क्रिएटेड फेडरल रेलवे अथॉरिटी। ठीक है, इंडियन रेलवेज आजकल है, तो फेडरल यानी कि सेंट्रल रेलवे अथॉरिटी इसी एक्ट ने क्रिएट की कहां पे? इंडिया में। दैट वाज इन 1935। क्लियर है? तो ये थे कुछ अदर प्रोविजन जो इंट्रोड्यूस किए किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। सो राइट इन दिस फर्स्ट पॉइंट अदर प्रोविजंस में, इट एनफ्रेंचाइज्ड अबाउट 14% ऑफ It enfranchised about 14% of Indian population। It enfranchised about 14% of Indian population। Next, it provided separate electorate। It provided separate electorate to the women। Separate electorate to the women। Next लिखिए, it created federal railway authority in India। क्या लिखा? नेक्स्ट देखिए, इट सेपरेटेड बर्मा फ्रॉम इंडिया। इट सेपरेटेड बर्मा फ्रॉम
इंडिया। तो ब्रैकेट्स में वहीं पे लिखना देयर वाज अ सेम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एज वेल एज बर्मा। ब्रैकेट्स में लिखना देयर वाज अ सेम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एज वेल एज बर्मा। तो पहले कौन बने? लॉर्ड दुनदास। और कुछ चेंज लाई थी इसमें, ये लिखा सबने, ये सबने लिखा चेंज कुछ इसी में अदर प्रोविजंस में हम देखेंगे। इसने रीऑर्गेनाइजेशन किया था अंदर कुछ प्रोविंसेस का, जैसे कि प्रोविंस लाइक बॉम्बे। बॉम्बे वाज वन ऑफ द प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। बॉम्बे में से सिंध को अलग निकाला, ठीक है, तो सिंध फ्रॉम बॉम्बे। उड़ीसा को निकाले बिहार में से, यानी कि उड़ीसा और बिहार को अलग किया, वरना वो एक ही थे। सो बिहार एंड उड़ीसा वर सेपरेटेड, ठीक है। ये कुछ अलग अंदर से चल रही थी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोविंसेस, ठीक है। सो लाइक इन द नेक्स्ट पॉइंट, इट रीऑर्गेनाइज्ड प्रोविंसेस लाइक Sindh from Bombay, as well as separated Bihar and Odisha, Odisha. अब जब एक्ट लाया गया, इसके पीछे मोटिव क्या था? ब्रिटिश ने ये सोचा कि एक बार जो लीडर्स है, कांग्रेस के लीडर्स है, जो भी लीडर्स है, एक बार व्हेन दे विल बी, यू कैन से दैट ऑन द सीट्स, दे विल टेस्ट द पावर, तो उनको ही भूल जाएगा नेशनलिस्टिक स्ट्रगल, ठीक है, जैसे कश्मीर में हुआ है। यहाँ पे वही कुर्सी पे जब बैठे लोग, तो उनको भूल गया कि वट कश्मीर कल्चर इज, हाउ वी हैव टू प्रोटेक्ट द कश्मीरी कल्चर, ठीक है। दैट हैपेंस यूजुअली हियर। वैसे ही उस टाइम पे ब्रिटिश ने सोचा कि वंस कांग्रेस, मेजरली कांग्रेस हैज टेस्टेड द पावर, दे विल बी reluctant to go back to the nationalistic struggle, ठीक है, जो वो पॉलिटिक्स अभी तक चला रहे थे, सैक्रिफाइस, उनके दिल में कुर्बानी थी कि कुर्बानी देनी है अपने मुल्क के लिए, वो सब कुर्बानी वो भूल जाएंगे, ठीक है। और इन्होंने क्या सोचा था दैट जब प्रोविंशियल लीडर्स, पावरफुल प्रोविंशियल लीडर्स बनेंगे, जब वो इमर्ज हो जाएंगे, तो सेंट्रल लीडरशिप जो है दैट वो वीक हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इनने प्रोविंसेस को अच्छी खासी क्या दी, ऑटोनॉमी दी, ताकि उनको फील हो जाए दैट वी आर इन पावर। वरना अभी देखो यहाँ यूटी में गवर्नमेंट है यार, एवरीडे उनको अपने आप पे ना वो पछतावा हो रहा है कि हम क्यों ही हैं, क्योंकि हर रोज उनको कुछ ना कुछ ऐसा किया जाता है उनके साथ, दे आर थिंकिंग दैट वी आर जस्ट रबर स्टैम्प्स हियर, हमसे कोई काम नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो होना या ना होना एक ही बात है। अभी यू आर सीइंग द सिचुएशन योरसेल्फ, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द करंट सिनेरियो। तो वैसे इन्होंने कहा, इन्होंने जानबूझ के प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी इस एक्ट में, ताकि उनको फील हो दैट वी आर द पावरफुल लीडर्स। उनको लगेगा कि सेंटर क्या हो गया, वीक हो गया, तो उनको इसमें मजा आएगा इस पावर में, एंड वो भूल जाएंगे कुर्बानी देना, सैक्रिफाइस, जिसकी वजह से नेशनलिस्ट मूवमेंट जो चल रहा है ये भी क्या हो जाएगा, बंद होगा। ये मोटिव था इस एक्ट के पीछे। लेकिन जो रिस्पॉन्स था यहां से मासेस का और इंडियन नेशनल कांग्रेस का, सबसे पहले जो मासेस थे उनने सीधे कंडेम किया, जितने भी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी थे, ऑल ऑफ द सेक्शंस कंडेम दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, और आईएनसी ने तो यूनानिमसली इसको क्या कर लिया, रिजेक्ट कर दिया। किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को। हाँ, दो पार्टीज थी इंडिया में जिनने कहीं ना कहीं पे इससे यू कैन से दैट सहमति रखी और कहा कि हम इन बेसिस पे काम करेंगे। द टू पार्टीज वर दिस हिंदू महासभा and was Hindu Mahasabha and National Liberation Front. That was the foundation, not front, foundation. ठीक है, तो ये दो पार्टीज थी तो जिन्होंने उस टाइम पे इस 1935 एक्ट को एंडोर्स किया एंड दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, सेंटर में भी और प्रोविंसेस में भी।
बाकी जितने भी सेक्शंस थे इंडिया में, ऑल ऑफ द सेक्शंस दे व्हाट दे डिड, दे कंडेम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, और कांग्रेस ने तो पूरा क्या कर लिया था, रिजेक्ट कर दिया था इसको. दैट वाज द नेशनलिस्टिक रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935. इनफैक्ट आईएनसी ने तब बोला कि इस टाइम पे ब्रिटिश को अगर कुछ करना चाहिए था, उनको एक असेंबली बनानी चाहिए थी जो एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया बनाते हैं. इनकी बात कर रहे थे किसी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की. उन्होंने कहा कि इस टाइम पे क्या करना चाहिए था, इट वाज एक्चुअली कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ऐसी असेंबली बनानी चाहिए थी जहां पे लोग चुने जाते ऑन द बेस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, वही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. लोग चुनते कुछ लोगों को, फिर वो मिल बैठ के क्या बनाते, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया. ये किसने कहा, आईएनसी ने. किसके अगेंस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ठीक है. तो विल राइट द नेशनलिस्टिक रिस्पॉन्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. Nationalistic response of Government of India Act 1935. Response for Government of India Act 1935. Of किसी का for लिखना. Then this will write the 1935 Act was condemned. The 1935 Act was condemned by nearly. Was condemned, CONDEMNED, was condemned by nearly all sections, and unanimously rejected by the Congress. Next, okay, the Hindu Mahasabha and National Liberal Foundation. National Liberal Foundation, however, declared themselves in favor of working of the 1935 Act. National Liberal Foundation, however, शुरू से रिपीट कर रहा हूं सेकेंड पॉइंट को, द हिंदू महासभा एंड नेशनल लिबरल फाउंडेशन however declared themselves in favor of working of the 1935 Act, in favor of the working of the 1935 Act in the central as well as at the provincial level. In the central as well as provincial level. In the central as well as provincial level. Next, okay. The Congress demanded instead convening of a constituent assembly. The Congress demanded instead the convening of a constituent assembly elected on the basis of adult franchise. To frame a constitution on the basis of adult franchise, to frame a constitution for independent India. On the basis of adult franchise, to frame a constitution for independent India. For independent India. ठीक है. So it was all about Government of India Act 1935. ठीक है. Provisions काफ़ी सारे important, काफ़ी क्या मतलब जो भी provisions हमने discuss किए, all of the provisions are important. ठीक है. काफ़ी सारे questions इस act से आते हैं. You had to have a look on this act. You have to memorize this act कि क्या provisions इस act में थे. ठीक है. आज के लिए मैं यहीं पे रोक रहा हूँ. हम इसी एक्ट के बेसिस पे आप देखेंगे आगे इलेक्शन कब होगा. 1937 में जो इलेक्शन होगा उसमें कौन चुने जाएंगे, वो कैसे काम करेंगे. विल सी ऑल ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इन 1937. जो पॉपुलर मिनिस्ट्रीज बन गई थी कहाँ पे, 1937 में, जो ऑन द बेस ऑफ 1935 एक्ट. क्योंकि इसने क्या किया, इसने पूरा सिस्टम बनाया
कि कहां पे क्या होगा, प्रोविंसेस में क्या होगा और सेंटर में क्या होगा। तो इन्हीं प्रोविंसेस के बेसिस पे इलेक्शन होता है कब, 1937 में। But we'll be discussing it tomorrow's class. What happened in the provincial elections of 1937, how ministries were being formed. ठीक है, ये सब हम कब करेंगे डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे tomorrow's class।